हेलो फ्रेंड्स, आई नो आई एम लेट, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि 66वीं बीपीएससी मेंस जो हुआ है उसका हिस्ट्री ऑप्शन का क्वेश्चन जो है उस पर कुछ विचार किया जाए, कुछ डिस्कशन किया जाए। किस तरह का क्वेश्चन आया है, उसमें उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन को किस रूप में लिया है आपने। आमतौर पे एक धारणा बनी हुई है इस बार कि क्वेश्चन आसान था, तो ज़रा देखें कि आखिर क्वेश्चन सचमुच आसान था या आसान दिख रहा था। क्योंकि कई बार क्वेश्चन जब आसान दिखे इसका मतलब समझिए कि खतरा है, क्योंकि आसान दिखने वाले प्रश्न आसानी से लिखे नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि उसमें एवरेज मार्किंग का भी खतरा रहता है। तो ज़रा देखें कि क्वेश्चन कैसा है और क्या यह सचमुच आसान है और इसमें लिखना क्या था। मैं सिर्फ क्वेश्चन को आपको नहीं दिखाऊंगा कि देख लीजिए क्वेश्चन और समीक्षा हो गई। मैं इस पर विचार करूंगा कि इसमें उत्तर में क्या होना चाहिए था, ताकि आप एसेस कर सकें कि आपने क्या किया है, किस तरह से इसको लिखा है और क्या वास्तव में यह आसान था। इसको भी आप खुद इवेल्युएट कर पाए। मेरा यही पर्पस है इस वीडियो का। तो आइए देखते हैं। मेरे हाथ में इस बार का 66वीं बीपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है और मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, डिस्कस। क्लियर, क्वेश्चन स्पष्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता को बतलाना है। बड़ा स्ट्रेट, बड़ा आसान लग रहा है, बिल्कुल रसगुल्ला जैसा। जिन्होंने भी देखा होगा एग्जाम हॉल में वो काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि उनको तो इंडस वैली पीटी के लिए पढ़ते आ रहे हैं कई बार से। उनको लगता होगा कि सब कुछ लिख डालें, और मेरा तो इस बार कंप्लीट समझिए कि भयंकर मार्क्स आने ही वाला है। आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में उसकी विशेषता को लिखना था बहुत सावधानी से। पूरी राम कहानी नहीं लिखनी थी इसमें। अब आपने कैसे शुरू किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको कैसे लिखना चाहिए या मेरे विचार से क्या होना चाहिए था, कैसे इसकी शुरुआत हो, थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। सबसे पहले आपको यह बताना था कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, यह सभ्यता थी। वास्तव में यह सिंधु घाटी के आसपास और बाकी दूसरे इलाकों में भी जो ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, उन सबको एक सभ्यता, एक संस्कृति का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना था, यू हैव टू प्रूव कि यह एक सभ्यता थी। क्योंकि कोई किसी क्षेत्र विशेष में कई कुछ चीज़ें जो दैनिक उपयोग की हों अगर मिल जाएं, तो किस आधार पर हम उसको सभ्यता बोलेंगे, संस्कृति नाम देंगे। कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए। तो यू वेर सपोज टू प्रूव कि यह एक सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। कल्चर का शब्द का, सभ्यता शब्द का एक अपना सिग्निफिकेंस है। यह आपको पहले बताना था कि यह जो खोज हुई है, और ढेर सारे जगहों पे 2000 लगभग स्थल अब तक ये खोजे जा चुके हैं, इन सब को मिलाकर सभ्यता कहा गया है। तो वास्तव में यह सभ्यता की शर्तों को पूरा करता है क्या, नंबर एक। दूसरा आपको यह बताना था इसकी एक विशेषता के रूप में, यह नदी घाटी सभ्यता थी। यह बात सही है कि इस सभ्यता से जुड़े सभी स्थल नदी के किनारे ही नहीं हैं। शुरू में निश्चित रूप से कई स्थल ऐसे मिले जो नदियों के किनारे थे। तो चलिए इस आधार पर इसको नदी घाटी सभ्यता कहा गया। तो यह भी अपने आप में इसकी एक खूबी है कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो पाए गए नदियों के किनारे। तो आपको यह बताना था कि यह एक नदी घाटी सभ्यता थी। तीसरा आपको यह बताना था कि यह जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता, जो सभ्यता है, यह अपने कंटेम्प्रेरी जितनी सभ्यताएं, जितनी कल्चर्स हैं, उनमें सबसे विशाल साबित हुई है। क्योंकि अब तो लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव पाया गया, क्योंकि रेगुलर एक्सकेवेशन थोड़ा बहुत होते चल रहा है। तो जो इसकी लंबाई चौड़ाई देखी जा रही है वो काफ़ी विशाल है, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे अधिक ये फैली हुई थी, सबसे विस्तृत थी। तो इस रूप में आप इसको, इसकी एक विशेषता के रूप में इसको दिखला सकते हैं। चौथा आपको यह भी बताना था कि यह एक अर्बन कल्चर, यह एक शहरी सभ्यता थी। तो पुनः आपको यह बताना था कि यह शहरी सभ्यता कैसे थी, आखिर यह किन शर्तों को यह सभ्यता, यह संस्कृति पूरा करती है, जिससे इसे कहा गया कि यह शहरी सभ्यता थी। आपको सीधे शहरी सभ्यता थी ऐसा लिख देने से काम नहीं चलने वाला है।
विवेचना करना था इस प्रश्न में, बिल्कुल रसगुल्ला नहीं था जैसा आपने समझा। आपको यह बताना था कि शहरी सभ्यता, एक सभ्यता को शहरी सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता कहने के पीछे आधार क्या है, किस आधार पर आप इसे शहरी सभ्यता कहते हैं। क्या उन सभी शर्तों को यह पूरा करती है? एक निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, एक जीवन शैली, स्वच्छता की स्थिति, लोगों के दैनिक जीवन में, लोगों के जीवन शैली में उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान, इन सब के आधार पर किसी संस्कृति को हम या तो ग्रामीण या शहरी संस्कृति कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो पाए गए हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर इसको कहा गया है नगरीय सभ्यता। ये विवेचना करना था आपको। यह आपने किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो आपको इस तरह से बताना था। फिर आपको यह बताना था इट वाज ए ब्रोंज सिविलाइजेशन। कहने का मतलब ये कि मेटल से परिचित था यह सिविलाइजेशन, मेटालर्जी से परिचित था। तो इसमें ब्रोंज अर्थात कांसे, कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रोंज का इस्तेमाल किया गया था लोगों द्वारा, इसलिए इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसके अलावा इनकी खूबियों में आपको बताना था इसका टाउन प्लानिंग, जो निश्चित रूप से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। फिर बताना था कि उस समय में हड़प्पावासी साइंस एंड टेक से किस तरह से परिचित थे, जो अपने आप में इस कल्चर की एक विशेषता थी। आर्ट एंड क्राफ्ट से किस तरह जुड़े हुए थे, दशमलव पद्धति का किस तरह इनको ज्ञान था, बाट बटखरे का इनको ज्ञान था, कैसे ग्रिड सिस्टम को समझते थे, स्वच्छता संबंधी जो इनका कॉन्सेप्ट था वो आज के कॉन्सेप्ट से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड दिखता है। शहरों से घरों से नालियों का जाना, गलियों से मुख्य शहरों में मिलना, यह अपने आप में बड़ी बात है। उसके अलावा जो इनके रिलीजियस लाइफ को अगर आप देखें तो स्वास्तिक और कहीं कहीं ताबीज, तो इनकी सोच कितनी, विज़न कैसा था। साथ साथ इनका जो आप कह सकते हैं शवाधान, जो कंप्लीट ब्यूरियल, पार्शियल ब्यूरियल और क्रीमेशन अर्थात दफनाने का शव को, इनका जो फोरसाइटेडनेस है, यह इनके अपने आप में इनकी एक विशेषता को बतलाता है। इनका ट्रेड, डेवलप्ड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड भी, एक्सटर्नल ट्रेड भी, विदेश से भी और इंटरनल इनलैंड ट्रेड भी, सी रूट से भी इनका ट्रेड, और ऑन ये बुलॉक कार्ट के माध्यम से ऑन सड़क के किनारे, यूँ कहिए आपके स्थल व्यापार, इन दोनों के मामले में ये उस समय विकसित थे और दोनों तरह का व्यापार चलता था इनका। तो इन सारी बातों पे आपको गौर करना था। आप एक और बात देखेंगे, आप स्टाइलिस्टिक डाइवर्सिटी है निश्चित रूप से विभिन्न हड़प्पा कालीन शहरों के बीच में, लेकिन फिर भी देखेंगे कई सारी चीज़ें कॉमन हैं। तभी तो आप देखेंगे प्री हड़प्पन फेज, पोस्ट हड़प्पन फेज, अर्ली मैच्योर, पोस्ट हड़प्पन फेज, इस तरह का। क्योंकि स्टाइलिस्टिक डाइवर्सिटी के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल कॉमन है इनके कई शहरों में, जो बीड्स मिले हैं, जो सील्स मिले हैं, मुहरें मिली हैं, जो टेराकोटा फिगर्स मिले हैं। तो यह बतलाता है कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था जिसके माध्यम से सभी शहरों में एक ही चीज़ें एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। यह अपने आप में विशेषता थी इसकी कि कैसे उस वक्त उतने पुराने समय में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा था, जो अपनी अपनी अलग पहचान के बावजूद भी कुछ ऐसी समानताएं इन सब में थी जो कहीं ना कहीं एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंडिकेट करता है। इन सारी चीज़ों को आपको बताना था। साथ साथ लास्ट में आपको यह भी बताना था हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो बिल्कुल अचानक से डिक्लाइन नहीं कर गई। इसके अर्बन फेज का डिक्लाइन हुआ है। ये नहीं कि पूरी सभ्यता ही समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्बन फेज का पतन हुआ और ये धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट कर गई। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताना। ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, मैं दूसरे प्रश्न पे आऊँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय वहीवटी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बड़ा अजीब सा क्लियर वर्ड दिया वहीवटी, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। डिस्क्राइब द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य में जो केंद्रीय प्रशासन था उसकी चर्चा आपको करनी है। यहाँ पे डिस्क्राइब, वर्णन करना था। बड़ा स्ट्रेट सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी समझदारी की जो आवश्यकता थी इसमें भी। क्या आपको लिखते समय थोड़ा सा यह बताना जरूरी था कि मौर्य साम्राज्य, राज्य से जन से जनपद, जनपद से राज्य, जनपद अपने आप में राज्य ही था, राज्य से साम्राज्य बनने की प्रक्रिया में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कहने का मतलब कि कई राज्यों को जीत कर एक विशाल साम्राज्य बनाया गया था, तो जिसमें चक्रवर्ती की संकल्पना आई जिसके राजा के लिए। तो एक ऐसी संकल्पना थी जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दिखलाता है। साथ साथ विभिन्न राज्यों पर विभिन्न प्रकार के विविध कम्युनिटीज़ को
जीत कर विभिन्न प्रकार के राज्यों जिसमें रिपब्लिक्स भी थे और राजतंत्र भी, उन सब को जीत कर एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो इस साम्राज्य के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की आवश्यकता थी, मतलब केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था इसकी आवश्यकता थी, ताकि समस्त साम्राज्य को एक सूत्र में बांधा जा सके। और इस रूप में केंद्रीय जो इसका प्रशासन था और केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था थी, यह इसकी आवश्यकता थी, पहले यह बताना है। और इस आवश्यकता के अनुरूप ही राजा को असीम शक्ति दी गई थी। राजतंत्र था, निश्चित रूप से राजतंत्र का एक सबसे आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड रूप हमें दिखता है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, जिसमें राजा निरंकुश था। लेकिन क्या यह ऐसा निरंकुश था जो पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड लिए हुए था, कहने का मतलब डेस्पोटिक पैटर्नलिज्म, अर्थात पितृसत्तात्मक निरंकुशता। तो राजा जो था वह निश्चित रूप से साम्राज्य का प्रधान था, प्रशासन का प्रधान था, न्याय का प्रधान था, आप कह सकते हैं इसको प्रशासन संबंधी हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूमता था। ऐसी व्यवस्था थी, राजा को सबसे शक्तिशाली माना गया था। और राजा के अंतर्गत एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। मंत्रिपरिषद में निश्चित संख्या नहीं थी, लेकिन हाँ एक इंटरनल मंत्रिपरिषद आप मान सकते हैं, जिसमें 3-4 लोग होते थे, पुरोहित, आर्यपुत्र या यूं कहिए राजकुमार, 1-2 और लोग पुरोहित, इस तरह से जो राजा को मशवरा देता था। लेकिन निरंकुश का मतलब निह जो अंकुश, जिस पर किसी का अंकुश न हो, बस जिसका सब पर अंकुश हो, अर्थात मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए वह बाध्य नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उसके विभिन्न सोच को, उसकी योजनाओं को, उसकी बातों को समय समय पर रोक करने या फिर एटलीस्ट उस पर चेक करने या एडवाइस देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। तो केंद्रीय प्रशासन की एक खास बात थी। आपको साथ साथ यह भी बताना था यहाँ पे कि जो केंद्रीय प्रशासन का जो कॉन्सेप्ट मिलता है मौर्य साम्राज्य में, इसका एक सैद्धांतिक आधार था जो हमें अर्थशास्त्र में दिखाई देता है, और इसको आपको उल्लेख करना था, क्योंकि अर्थशास्त्र में राजा, उसका जो ड्यूटी है, कर्तव्य, उसकी जो सोच है, उसका जो नैतिक कर्तव्य है, यह सब बताना था। मंत्रिपरिषद, उसमें उस रिक्रूटमेंट के लिए एक खास योग्यता, इन सब बातों को बताना था जो केंद्रीय प्रशासन की खास विशेषता थी। और सॉरी, केंद्रीय प्रशासन के अंदर कर प्रशासन, उसके अलावा न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, इन सब का प्रधान राजा ही था। और इन सब का प्रधान राजा था। और केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत एक हायरार्की था, एक सोपान क्रम, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। आपको एग्जाम्पल यह भी देना था कि अर्थशास्त्र में तीर्थ अध्यक्ष जैसे शब्दों का उल्लेख है। तीर्थ हायर ब्यूरोक्रेट्स, मतलब उच्च अधिकारी, उच्चतम अधिकारी के लिए टर्म आया है। जो 18 तीर्थों की चर्चा भी है, आपको यह बताना था। फिर अध्यक्ष, अलग अलग विभागों के प्रधान के रूप में अध्यक्ष की चर्चा है, जो विभिन्न विभागों के प्रधान थे। यह एक सोपान क्रम व्यवस्था थी, मतलब आप कह सकते हैं पिरामिड के आकार का, जिसमें शीर्ष पर राजा और उसके नीचे तब आप कह सकते हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में एक व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद का हेड मान लीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे अधिकारी, उसके नीचे के अधिकारी, और साथ साथ प्रशासनिक इकाइयों को केंद्र, प्रांत, कमिश्नरी, जिला, कई गांवों को मिलाकर एक इकाई, फिर गांव, इस तरह से बांटा गया था। और सब पर केंद्रीय प्रशासन की पकड़ थी, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। और साथ साथ केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो राजा या यूं कहिए केंद्रीय प्रशासन की रुचि कर प्रशासन में भी थी और आर्थिक गतिविधियों में भी थी। तो किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों में अपनी रुचि दिखाना, आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना, न्याय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना, यह मौर्य प्रशासन की खास विशेषता थी। साथ साथ शहरी प्रशासन को भी कमिटी या समिति के माध्यम से, सैन्य प्रशासन को भी समिति के माध्यम से मैनेज किया जाता था। इन सारी चीज़ों को आपको बताना है। साथ साथ आपको यह भी बताना है कि यह भी कहा जाता है अधिक केंद्रीयकृत सेंट्रलाइज सिस्टम ही आगे चलकर मौर्य प्रशासन के या फिर मौर्यों के पतन का एक कारण बना, एक कारण माना जाता है। हालांकि यह विवादित है, फिर भी आप इसको एक एस्पेक्ट के रूप में दिखला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको दिखलाना था, आपको यह बताना था कि कहीं ना कहीं यह प्रशासन जो था, केंद्रीय प्रशासन, यह साम्राज्यीय व्यवस्था, यह क्लासिकल मॉडल को बतलाता है। और इसके बाद की जो व्यवस्था हुई है, जैसे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा आपको उसमें दिखाना था, दोनों को कंपेयर करके दिखाना, ताकि आप बता पाने में सक्षम हो कि कैसे राजतंत्र का एक कल्मिनेशन था और केंद्रीय राज्य व्यवस्था का एक कल्मिनेशन था। इसके बाद भी केंद्रीय राज्य व्यवस्था राजतंत्र रहा है गुप्त काल में, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं था।
तो इस तरह से आपको बताना था। चलिए, यह भी थोड़ा लंबा खिंच गया, खैर आगे मैं इतना लंबा नहीं इसको ले जाऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दीजिए। बहुत आसान है, कला के विभिन्न रूप गुप्त काल में जो विकसित हुए हैं आपको उसको बताना था। मंदिर निर्माण की प्रथा, नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल जो शुरू हुआ है गुप्त काल से ही हुआ है, मूर्ति कला का विकास हुआ है, पेंटिंग का विकास हुआ है, ब्रॉन्ज मेटल या कॉपर मेटल में मूर्तियों का निर्माण, टेराकोटा से मूर्तियों का निर्माण, पेंटिंग, इन सारी बातों को आपको बताना था। उस समय जो पेंटिंग का अलग अलग, मथुरा स्टाइल, बनारस स्टाइल, ये जो नालंदा स्टाइल, ये सब जो फ्लरिश किया, इन सब चीज़ों को आपको बताना था। यह आसान प्रश्न था, थोड़ा फैक्चुअल था लेकिन आसान था। चलिए, अब हम देखते हैं, पहले खंड का था ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या था? सेक्शन ए में ही दो सेक्शन 1 में ए और बी किया हुआ है। पहले सेक्शन में, पहले ए में, ए ग्रुप में 3 क्वेश्चन था, सेक्शन 1 के दूसरे ग्रुप में भी 3 क्वेश्चन है। तो मतलब 3 क्वेश्चन की मैं चर्चा कर चुका हूँ, बाकी सेक्शन 1 के बाकी 3 क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए कितना कितना जोर शोर है। क्वेश्चन बड़े इजी थे, आप खुद सोचिए, आपको 3 घंटे में 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं, आपके पास 30 मिनट है। 30 मिनट में 2-3 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने क्वेश्चन को बड़ा आसान समझा है। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। आपको उस 28-30 मिनट में सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक तीनों एस्पेक्ट को डील करना है। आपकी भले ही पकड़ मजबूत हो, आपको काफ़ी स्टडी हो, लेकिन इतने कम समय में आपको इन तीनों को समेट कर लिखना था, जिसके लिए आपको बहुत, मतलब राइटिंग पे बहुत कमांड चाहिए था। इस क्वेश्चन को टैकल करना बड़ा रिस्की था। अगर आप इसको समेट नहीं पाए तो आप फैल जाते, क्योंकि देखा जाए तो कल्चरल पोर्शन को लिखने में ही पूरा एक प्रश्न बन जाता है विजयनगर के बारे में। आमतौर पे उसके कल्चरल कंट्रीब्यूशन को ही क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। यहाँ पे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक तीनों पूछ रखा है। तो जिसको बहुत कमांड हो, लिखने की बार बार प्रैक्टिस हो, उसी को चाहिए था ये प्रैक्टिस करना। यू बेटर नो कि आपने क्या किया है। बाकी क्वेश्चन स्ट्रेट था, यह बात सही है, लेकिन इसमें काफ़ी सावधानी की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 5, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, इस कथन की विवेचना कीजिए। इस कथन के स्टेटमेंट पे आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। मुगल पेंटिंग वाज ऑन द पिक इन द पीरियड ऑफ जहांगीर, जहांगीर के काल में। एक बात ध्यान देना है, जहांगीर से यह तुरंत जंप द, होता है ना, जंप द गन, ये नहीं सोचना है कि जहांगीर के बारे में ही लिखना है कि उसने क्या कंट्रीब्यूट किया किस तरह मुगल पेंटिंग को। ध्यान से देखिए, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। कहने का मतलब कि आपको मुगल पेंटिंग जो इवोल्यूशन मुगल काल में हुआ है वो आपको दिखाना है शुरू से। I mean, आपको हुमायूं के समय से कैसे पेंटिंग, चित्रकला कैसे डेवलप होना शुरू हुआ, कैसे अकबर ने उसको सिस्टमेटाइज किया और कैसे जहांगीर के समय वो कल्मिनेशन पे पहुंचा, इस उद्भव को, इस इवोल्यूशन को आपको दिखलाना था। कैसे हुमायूं के काल में 2 अब्दुल समद और मीर सैयद अली हुमायूं के साथ ईरान से आए, फिर उसके बाद अकबर ने पेंटिंग में रुचि ली, एक अलग डिपार्टमेंट खोला, कारखाना खोला, बहुत सारे चित्रकारों को, पेंटर्स को एम्प्लॉय किया, हर तरह के पेंटर्स को, जिसमें यूरोपियन भी थे, इंडियन भी थे, मुस्लिम, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। कैसे पेंटिंग की विषय वस्तु क्या थी। एक्चुअली मुगल पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, जो पर्शियन का मिनिएचर पेंटिंग है, मतलब छोटे छोटे चित्र बनाना, मुगल पेंटिंग बेसिकली उसी से इवॉल्व हुआ है और उसी को इवॉल्व करके इसको और नया नया रूप दिया गया। इसमें हिंदू स्टाइल ऑफ पेंटिंग को ऐड किया गया, जैन, बौद्ध, बुद्धिस्ट स्टाइल। फिर बाद में अकबर के समय, खासकर जहांगीर के समय, यूरोपियन स्टाइल को भी इसमें डाला गया और चित्र की विषय वस्तु भी बदलती गई। इन सारे एस्पेक्ट्स को बताते चलना है। अकबर के समय क्या क्या बनाया गया, कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं, कुछ पेंटर्स के भी एग्जाम्पल देने। जहांगीर कैसे अपनी पर्सनल रुचि लेता था, कैसे एक ही पेंटिंग में वह अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र को वह पहचान लेता था, अपने आप में भी वह अच्छा पेंटर भी था। इन सारी बातों को आपको उभारना था, क्या विषय वस्तु थी, क्या नई नई खासियत आई पहले अकबर के समय, फिर जहांगीर के समय, इन सारी बातों को बताकर आपको कंक्लूड करना था। आई मीन राइट फ्रॉम हुमायूं टिल जहांगीर आपको बताना था, न कि सिर्फ जहांगीर। यही मैं कहना चाहता हूँ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एनीवे, नेक्स्ट
छठा क्वेश्चन है, मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव प्रथम के योगदान की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन स्ट्रेट और फैक्चुअल, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। डिस्कस पेशवा बाजीराव फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर। पीटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने जरूर लिखा होगा, पर आप जानते हैं कि बालाजी विश्वनाथ के बाद जो ये है पेशवा बाजीराव प्रथम, और इसका क्या कंट्रीब्यूशन, इसने ढेर सारे बैटल युद्ध इसके समय में हुआ है, और भोपाल हो, निजाम हो, मतलब इवन दिल्ली तक इसकी पहुंच रही युद्ध के दौरान। तो आपको यह बताना था कि किस तरह इसने युद्ध के सहारे मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। यह लगातार युद्धों में लगभग 20 साल इंडल्ज रहा, और सचमुच इसने मराठा क्षेत्र को काफ़ी फैलाव प्रसार दिया, मतलब मराठा साम्राज्य को काफ़ी इसने विकसित किया, उसको काफ़ी समझ आप कह सकते हैं उसको फैलाया। निश्चित रूप से कंट्रीब्यूशन है इसका। ये एक थोड़ा क्वेश्चन फैक्चुअल था, अगर डिफरेंट बैटल आपको याद हैं तो आपने अच्छा किया होगा। निश्चित रूप से कुछ खास टेक्निकलिटी नहीं थी, बस वही फैक्चुअल था ये। अब अगला क्वेश्चन देखें हम। अब क्या है, खंड 2। ये हमने खंड 1 की बात की। खंड 1 में 6 प्रश्न थे, सेक्शन ए सॉरी सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में 3-3 क्वेश्चन था, और किसी भी दो में से एक सेक्शन से 2 से अधिक प्रश्न का उत्तर नहीं देना था। सॉरी, तो सेक्शन 1 की मैंने बात की। सेक्शन 1 में खंड 1 खंड बी दोनों में 3-3 क्वेश्चन। अब सेक्शन 2 की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी 2 खंड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो खंड 2 में सेक्शन ए में आप देख रहे हैं क्या है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या है, भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। आई मीन क्या है, एनालाइज द एजुकेशनल एंड जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अच्छा प्रश्न था, अच्छी समझ होने के बाद भी इस प्रश्न को लिखा जा सकता था। जस्ट आपको जुडिशियल और एजुकेशनल सिचुएशन को नहीं देना था, आपको एनालाइज करना था। यू हैड टू एग्जामिन, आपको विश्लेषण करके बताना था कि जो जुडिशियल सिस्टम डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, या जो एजुकेशन सिस्टम वो लाए, वो किस हद तक कारगर था, उसमें क्या कोई खामी थी, किस हद तक उससे लाभ हुआ, उससे वास्तव में उनको लाभ था, हम लोगों को किस हद तक लाभ हुआ, उसमें क्या खामियां थी, क्या उसके लिमिटेशंस थे। एजुकेशन सिस्टम क्या प्रो इंडियन था या फिर क्या वो प्रो ब्रिटिशर्स था, उसका क्या उसके पीछे मुख्य उद्देश्य था, कहाँ तक एजुकेशन सिस्टम से लिटरेसी रेट कहाँ तक बढ़ा, क्या इन ऑल इनकम्पासिंग था एजुकेशन, क्या महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया गया था, स्कूल कॉलेजेस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस क्या सही ढंग से इस पर ध्यान दिया गया था। इन सारी बातों को आपको उभार कर लिखना था, और किस तरह जुडिशियल सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होता है और कैसे धीरे धीरे आगे वो बढ़ता है, इन बातों को भी आपको बताना था, उसके क्या लिमिटेशंस थे, इन बातों को भी आपको बताना था। एक अच्छी समझ, अच्छी पकड़ की आवश्यकता थी इस प्रश्न के लिए। जिन्होंने ऐसा किया होगा बहुत अच्छी बात है। सिंपल इसको समझकर, और जो सिंपल से डेवलपमेंट, इस कोर्ट की स्थापना उसने की, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने इस कोर्ट की स्थापना की, इससे बात नहीं बनने वाली थी। इस तरह सिंपल दिखता है क्वेश्चन, और एवरेज नॉर्मल बिलो एवरेज मार्क्स देकर एग्जामिनर बैठ जाते हैं। आप इस प्रश्न का इस तरह का नेचर था, आप बेहतर समझ सकते हैं आपने क्या किया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। 19वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और समाज में आए हुए सुधार में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था, विवेचना कीजिए। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय इन द 19th सेंचुरी रिफॉर्म इन इंडियन रिलीजन एंड सोसाइटी। तो क्वेश्चन वाज रियली स्ट्रेट, डिपेंड करता है कि क्या आपने स्पेसिफिकली राजा राम मोहन राय को पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से डिफरेंट फील्ड, समाज सुधार में, धर्म सुधार के संबंध में जो उनकी बातें हैं, उनके आइडियाज़, उनकी सोच जो निश्चित रूप से काफ़ी प्रोग्रेसिव थी, वो बिल्कुल टिपिकल नहीं थे। वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और उसकी बहुत सारी बातों को स्वीकार करते थे, और इंडियन जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन, यहाँ की बहुत सारी बातों को नकारते भी थे, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लाइंडली सब कुछ फॉलो नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो वेस्टर्न और इंडियन दोनों के जो बेहतर मेल हो सकता है उसको चाहते थे लागू करना, और साथ साथ सोसाइटी को भी फ्रॉम विद इन चाहते थे स्ट्रॉन्ग बनाना। तो रिलीजियस रिफॉर्म भी चाहते थे वो करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक बुराई थी कहीं ना कहीं उसको रिलीजियस सैंक्शन था, धार्मिक आधार प्रदान करके सामाजिक कुरीतियों को बिल्कुल परपेचुएट करना जिसको बोलते हैं, उसको बनाए रखने की कोशिश की जाती थी अंधविश्वास के माध्यम से। तो
तो राजा मोहन राय ने क्या किया था, उनका अप्रोच बड़ा रेडिकल और बहुत सही था कि धर्म की पुनः व्याख्या करके और तब सही परिप्रेक्ष्य में धर्म को समझ के और उस पर आधारित जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उनको दूर करके समाज को अंदर से मजबूत करना और तब कल्चरली इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि वो एक्सटर्नल बाहरी कल्चर को डोमिनेट न होने दे बल्कि उसको फाइट आउट करके उसको भगाए। तो जिसको इसकी समझ रहेगी उन्होंने निश्चित रूप से अच्छा किया होगा। अब समझ डिपेंड ये करता है कि आपने क्या किया, आपने किस तरह से उसको पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9, असहयोग आंदोलन के कारण, कार्यक्रम और उसकी सफलता निष्फलता को स्पष्ट कीजिए। अर्थात असहयोग आंदोलन से जुड़े सारे पक्षों को इसने डाल दिया है। अगर आपने पढ़ा, क्वेश्चन हालांकि आसान है और पीटी के लिए भी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वो लिख सकते हैं। कारण क्या है, आपको राइट फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वार, उससे उपजा हुआ सिचुएशन, अर्थात कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस, आपको उसके अलावे खिलाफत आंदोलन की स्थिति को भी बताना था, कैसे वो क्या उसमें ग्रीवांसेस था मुस्लिम्स का, अर्थात डिफरेंट फैक्टर्स को, जालियांवाला बाग को बताना था। इन सारे इंसिडेंट्स को बताकर उसको आंदोलन से जोड़ना था। फिर आंदोलन में जो कार्यक्रम था उसमें आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, अर्थात रचनात्मक कार्यक्रम और विध्वंसात्मक कार्यक्रम, इन दोनों को आपको बताना था। गांधी जी की यही खास बात थी। और साथ साथ निश्चित रूप से स्वराज विधि ने ईयर जो था इनका टारगेट, ये सफल नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं था कि आंदोलन असफल हो गया। असहयोग आंदोलन पहला गांधीवादी आंदोलन था जिसने जन आंदोलन को एक विस्तृत आधार दिया था और कई मायने में आंदोलन सफल रहा, क्योंकि इसने आगे के आंदोलन को निश्चित रूप से प्रभावित किया। तो आपको इस रूप में इसको लिखना था। आई होप कि आप सबने अच्छा किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम आते हैं खंड 2 के सेक्शन बी में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन निश्चित रूप से आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस इसको समझकर लिखने की आवश्यकता थी। पुनर्जागरण को आपको डिफाइन करना था। पुनः जागरण, पुनः जगना, पुनः जगना कैसे, लैटिन ग्रीक लिटरेचर्स को पढ़कर और तब उस समय यूरोप में 14-15 सेंचुरी में जो समाज में जो व्याप्त था, जो बुराइयां जो चर्च की तरफ से थोपी गई थी, उनको तर्क की कसौटी पर